Assalamualaikum. So now we are going to talk about intrinsic pathway of apoptosis. तो ये आपने कभी सोचा है कि कुछ सेल्स जो हैं उनकी लाइफ ज़्यादा होती है और कुछ सेल्स की लाइफ कम होती है। लेट्स सपोज अगर एक सेल है तो उसकी लाइफ 1 मंथ है, 1 मंथ के बाद उसकी डेथ हो जाती है। एक दूसरा सेल है उसकी लाइफ जो है वो 2 मंथ है और 2 मंथ्स के बाद उसकी डेथ होती है। सो डिफरेंट सेल्स जो हैं बॉडी के उनकी लाइफ पीरियड जो है वो डिफरेंट होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं उनका लाइफ पीरियड जो है वो डिफरेंट होता है? तो उसकी वजह होती है कि हमारे जो सेल है, तमाम सेल्स जो हैं उनके अंदर दो तरह के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास होते हैं प्रो एपोप्टोटिक जीन्स और दूसरे होते हैं एंटी एपोप्टोटिक जीन्स। लाइक ये हैं एंटी एपोप्टोटिक जीन्स और ये वाले हैं प्रो एपोप्टोटिक जीन्स। इनसे क्या मुराद है? प्रो एपोप्टोटिक जीन्स एज द नेम इंडिकेट्स, जब ये एक्सप्रेस होते हैं तो इनके एक्सप्रेशन से ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन्होंने सेल की एपोप्टोसिस करवानी है। तो एज अ रिजल्ट सेल की क्या हो जाएगी? डेथ। इसीलिए इनको हम प्रो एपोप्टोटिक जीन्स कहते हैं, या इनका दूसरा नाम होगा प्रो डेथ जीन्स, बिकॉज इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल की डेथ इंड्यूस करवाते हैं। तो ये वाले जीन्स हैं इनको हम कहते हैं एंटी एपोप्टोटिक जीन्स। यानी जब ये एक्सप्रेस होते हैं तो इनकी एक्सप्रेशन से ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन्होंने सेल की एपोप्टोसिस को प्रिवेंट कराना है और सेल की जो लाइफ है उसको मेंटेन करना है, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। इसलिए इनको हम एंटी एपोप्टोटिक जीन्स कहते हैं या प्रो लाइफ जीन्स कहते हैं। ये वाले प्रो डेथ जीन्स क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स ने डेथ इंड्यूस करानी है। ये वाले प्रो लाइफ जीन्स क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स ने उसकी लाइफ को मेंटेन करना है। अब इसका हमारे डिस्कशन से क्या ताल्लुक है कि हमने कहा कि डिफरेंट सेल्स का जो लाइफ ड्यूरेशन है वो डिफरेंट होता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली बैलेंस बिटवीन द एक्सप्रेशंस ऑफ दीज टू जीन्स डिटरमिन्स हाउ लॉन्ग द सेल विल लिव। लेट्स सपोज अगर एक ऐसा सेल है जिसके अंदर प्रो लाइफ जीन्स की एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रही है तो उनके अंदर सेल की लाइफ पीरियड ज़्यादा होगा, और ऐसा सेल है जिसके अंदर प्रो डेथ जीन्स की एक्सप्रेशन ज़्यादा होती है तो उसका लाइफ पीरियड कम होगा, उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉर्मली अब कौन से जीन की होनी चाहिए? लेट्स सपोज एक सेल है तो नॉर्मली उसकी लाइफ मेंटेन रहनी चाहिए। तो कैसे मेंटेन रहती है? मेंटेन रहने के लिए यही होगा कि ये वाला जो जीन है एंटी एपोप्टोटिक या प्रो लाइफ जीन्स, इनकी एक्सप्रेशन ज़्यादा हो। अब वो इसकी एक्सप्रेशन कैसे ज़्यादा हो और इनकी एक्सप्रेशन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कम होनी चाहिए, वो कैसे कम होगी? और जब सेल की डेथ का पीरियड आता है तब इसकी एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए, इसकी एक्सप्रेशन होनी चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? नॉर्मली जो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स या हार्मोन्स, ये सेल पर आकर बाइंड करते हैं। लेट्स सपोज ये उनके रिसेप्टर हैं तो ये बाइंड करते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन, जब ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन सेल पर बाइंड करते हैं तो एक इंट्रासेलुलर सिग्नल्स जनरेट करते हैं। इंट्रासेलुलर सिग्नल्स जनरेट करते हैं। ये इंट्रासेलुलर सिग्नल्स क्या करते हैं कि ये प्रो लाइफ जीन्स की एक्सप्रेशन को इंक्रीज कराते हैं और प्रो डेथ जीन्स को इनहिबिट कराते हैं। So under normal circumstances, the intracellular signals which are produced by growth factors and hormones, they activate the pro-life genes and inhibit the pro-death gene. So pro-life genes की expression होती है तो इनकी आगे सेल की लाइफ मेंटेन रहेगी, इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है, और प्रो जो एपोप्टोटिक या प्रो डेथ जीन्स हैं इनकी एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सेल की एपोप्टोसिस नहीं होती। सो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब लेट्स सपोज सेल की अब डेथ का टाइम आ गया है तो उसने फॉलो करना है एपोप्टोसिस को। अब वो एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक पाथवे वो अलग चीज़ है। अब लेट्स सपोज हम डिस्कस करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे को कि सेल की डेथ का टाइम आ गया है तो अब उसने इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू एपोप्टोसिस उसकी कैसे होनी है। अब लेट्स सपोज सेल के जब डेथ का पीरियड आ गया वो कैसे आ सकता है कि हम ग्रोथ फैक्टर्स या हार्मोन्स को विदड्रॉ कर दें तो उसका जो एक्शन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मली कैसे, जब वो हमने कंडीशन वाली वीडियो बनाई थी कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें एपोप्टोसिस होती है,
मैंने आपको उसमें एक ये भी बताया था हार्मोनल विथड्रॉल, कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी एक्टिविटी हार्मोन्स पर डिपेंड करती है और जब हार्मोन्स को हम विथड्रॉ कर दें तो उनकी डेथ हो जाती है। तो अब हम उस मैकेनिज्म को भी साथ डिस्कस करेंगे। नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स की वजह से सेल की लाइफ मेंटेन है। अब जब ये विथड्रॉ हो गए तो हुआ क्या कि नॉर्मली ये ग्रोथ फैक्टर्स प्रो लाइफ जीन्स को एक्सप्रेस करवा रहे थे, जब वो विथड्रॉ हो गए तो इसकी एक्सप्रेशन ख़त्म, और नॉर्मली वो प्रो डेथ जीन्स को इनहिबिट कर रहे थे। अब जब वो ख़त्म हो गए सो दीज प्रो डेथ जीन्स आर रिलीज फ्रॉम इनहिबिशन। तो अब इनकी एक्सप्रेशन डाउन हो गई, इनकी एक्सप्रेशन ज़्यादा हो गई। जब इनकी एक्सप्रेशन ज़्यादा होगी तो सेल की डेथ होगी। अब आगे इससे सेल की डेथ कैसे होगी वो हम डिस्कस करते हैं। अब इस केस में लेकिन उससे पहले आप ये इनकी 2-3 एग्जांपल याद कर लें कि दो जो प्रो लाइफ जीन्स हैं वो कौन से हैं, BCL2 BCLX, ये दो प्रो लाइफ जीन्स हैं। और प्रो एपोप्टोटिक जीन्स या प्रो डेथ जीन्स में आप याद रख लें बैड, बैक्स और बैक, BAK, BAX एंड BAD। तो ये 3 प्रो डेथ जीन्स हैं और ये 2 प्रो लाइफ जीन्स हैं। अब नॉर्मली ग्रोथ अब हुआ क्या, हमारा सिनेरियो क्या है कि ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स विथड्रॉ हो गए, अब इनकी एक्सप्रेशन डाउन हो गई, अब इनकी एक्सप्रेशन इंक्रीज हो गई, तो अब सेल की डेथ होनी है। सो अब हम वो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि कैसे सेल की डेथ होगी। इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इस पाथवे को माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। सो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का इसके अंदर क्या रोल है वो डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक नॉर्मल फंक्शन तो हमें पता है कि इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, ATP प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा एक और इसका फंक्शन है, इसके अंदर 2 सब्सटेंसेस होते हैं। ये पहला इसको हम कहते हैं साइटोक्रोम C, और दूसरा है हमारे पास एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये 2 प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, एक है साइटोक्रोम C, एक है एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर। ये नॉर्मली अंदर प्रेजेंट हैं। अब उसके बाद होता क्या है कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर कुछ होते हैं चैनल्स। इसका कलर अगर चेंज कर दूं, ये है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चैनल्स। अब इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चैनल्स में से ये साइटोक्रोम C और एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर जो हैं वो ऐसे लीक आउट हो जाते हैं, और जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हों तो सेल की एपोप्टोसिस होती है। तो ये आगे कैसे रोल प्ले करेंगे मैं बताता हूँ आपको कि जब भी ये माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम C और एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर जो हैं वो निकल के साइटोप्लाज्म में आएंगे तो सेल की डेथ होगी। अब नॉर्मली जब सेल की डेथ का पीरियड नहीं आया और उसकी लाइफ को मेंटेन रखना है तो इनको बाहर नहीं आना चाहिए, ये बाहर तब नहीं आएंगे जब ये वाले मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चैनल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के ये क्लोज हों। तो क्लोज कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल मैकेनिज्म नॉर्मल कंडीशंस में ग्रोथ फैक्टर्स और हार्मोन्स के एक्शन की वजह से प्रो लाइफ जीन्स जो है उनकी एक्सप्रेशन हो रही है और प्रो डेथ जीन्स इनहिबिटेड हैं। सो प्रो लाइफ जीन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स सपोज जीन्स के प्रोडक्ट्स प्रोटीन्स होते हैं, तो इनसे जो प्रोटीन्स बनेंगी वो क्या करेंगी, वो आपस में डाइमर बनाएंगी। लेट्स सपोज इसकी एक्सप्रेशन से प्रोटीन बनी, एक प्रोटीन ये एक प्रोटीन ये, तो ये दोनों आपस में क्या बनाएंगी, डाइमर। और ये डाइमर जाके क्या करेगा, ये जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चैनल हैं इनको प्लग कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ये डाइमर्स इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चैनल को ब्लॉक करेंगे तो एज अ रिजल्ट साइटोक्रोम C और एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर साइटोसोल में नहीं आएंगे और सेल की डेथ नहीं होगी। तो अब सेल की लाइफ जो है वो मेंटेन रहेगी। अब ये जो है ये दोनों एक जैसी प्रोटीन्स थी ना, दोनों प्रो लाइफ जीन्स की एक्सप्रेशन से जो प्रोटीन्स बनी वो आपस में डाइमर बना रही हैं। दोनों एक जैसी प्रोटीन है क्योंकि जीन एक जैसी है, तो इस डाइमर को कहते हैं हम होमोमेरिक डाइमर। ये जो प्रो जीन्स हैं, प्रो लाइफ जीन्स, इनके प्रोडक्ट्स यानी प्रोटीन्स वो प्रो डेथ जीन्स के प्रोडक्ट्स के साथ भी डाइमर बनाती हैं और उनको कहते हैं हम हेट्रोमेरिक डाइमर।
तो वो भी इसको ब्लॉक कर सकता है। तो इसको हेटेरोमेरिक डायमर भी ब्लॉक कर सकते हैं और होमोमेरिक डायमर भी ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों साइटोसोल में नहीं आएंगे और सेल की डेथ नहीं होगी। अब सेल की डेथ का पीरियड आ गया है, लेट्स सपोज ग्रोथ फैक्टर विथड्रॉल हो गई या हार्मोनल विथड्रॉल हो गई, तो अब इनकी एक्सप्रेशन ख़त्म और इनकी एक्सप्रेशन प्रोडक्ट जीन्स की, इनकी जो इनहिबिशन थी, सो दे आर रिलीज फ्रॉम द इनहिबिशन। जब इनकी इनहिबिशन ख़त्म तो ये एक्सप्रेस होने लग जाएंगे। सो इनके एक्सप्रेशन से जो प्रोडक्ट बनेंगे, लेट्स सपोज ये हैं, ये उसकी एक्सप्रेशन से प्रोडक्ट बने। अब इनके हमने कहा था कि जो प्रोडक्ट हैं वो आपस में डाइमर बनाते हैं और वो डाइमर इनको प्लग करता है, लेकिन जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो उनसे जो डाइमर बनते हैं वो इतने कंप्लीट नहीं होते, इतने सफिशिएंट नहीं होते कि वो इन चैनल्स को प्लग कर सकें। सो एज अ रिज़ल्ट जब इनकी एक्सप्रेशन होती है तो उनसे जो डाइमर बनेंगे वो इतने सफिशिएंट और कंप्लीट नहीं है कि इस चैनल को ब्लॉक कर सकें। तो ये चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ये चैनल ओपन होगा तो ये साइटोक्रोम सी जो है और एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर ये निकल के कहाँ आ जाएंगे, साइटोसोल में। ये साइटोक्रोम सी, एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर, अब ये साइटोसोल में आ गए। वन चेंज। सेकंड चेंज ये है कि जब प्रो लाइफ जीन्स एक्सप्रेस हो रही थी तो ये जो उसके प्रोडक्ट्स बन रहे थे, एक तो वो इस चैनल को ब्लॉक कर रहे थे, दूसरा साइटोसोल के अंदर कुछ होते हैं एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्रोटीन्स होती हैं साइटोसोल में, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर। जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करते हैं आगे जाके। अब नॉर्मल कंडीशन में तो एपोप्टोसिस नहीं होनी चाहिए। सो इनके प्रोडक्ट्स एक तो इस चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं, दूसरा इन एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर्स को भी ब्लॉक कर रहे हैं ताकि एपोप्टोसिस ना हो। अब जब इनकी एक्सप्रेशन खत्म और इनकी एक्सप्रेशन हुई तो इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस चैनल को भी ब्लॉक नहीं कर सकते और एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर्स को भी इनहिबिट नहीं कर सकते। सो अब एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि साइटोक्रोम सी और एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग इंड्यूसिंग फैक्टर बाहर आ गए और साथ साथ इनकी भी इनहिबिशन नहीं हुई, तो ये भी अब एक्टिवेट हो गए, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर भी एक्टिवेट हो गए। देन नेक्स्ट क्या होता है कि साइटोक्रोम सी और एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के बाहर आ गए और साथ में जो एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर हैं वो भी अब इनहिबिट नहीं रहे, वो भी अब एक्टिव हो गए। अब ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। अब होता क्या है कि ये जो साइटोक्रोम सी है और एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर है, ये दोनों मिलकर एक्टिवेट करते हैं इन कैस्पेजेस को, और जो इनिशियल ग्रुप ऑफ कैस्पेजेस एक्टिवेट हुआ है वो होता है हमारे पास इनिशिएशन कैस्पेज। एक्सट्रिंसिक पाथवे में मैंने आपको बताया था कि जो इनिशिएशन कैस्पेज है उसको कहते हैं कैस्पेज 8, लेकिन इंट्रिंसिक पाथवे के केस में जो इनिशिएशन कैस्पेज है वो कौन सा है, वो है कैस्पेज 9। तो ये कैस्पेज 9 एक्टिवेट हो गया ड्यू टू साइटोक्रोम सी एंड एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब जब ये इनिशिएशन कैस्पेज एक्टिवेट हो गया तो फिर इसने किसको एक्टिवेट करना है, एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस को, ये सारा कैस्पेजेस को, और वो कौन से होते हैं 3, 6, 7, 9 इंट्रिंसिक पाथवे में और एक्सट्रिंसिक पाथवे में 8। उसके बाद एक्सट्रिंसिक पाथवे में या इंट्रिंसिक पाथवे में जब कैस्पेज इनिशिएशन कैस्पेजेस एक्टिवेट हुए तो फाइनली एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस एक्टिवेट हो गए। अब बाकी बचा ये एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर। इसने क्या कराना है कि साइटोसोल के अंदर होते हैं कुछ एपोप्टोसिस इनहिबिटरी फैक्टर्स, इनहिबिटरी प्रोटीन्स, एपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन। जिस तरह एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर थे इसी तरह एपोप्टोसिस इनहिबिटिंग प्रोटीन्स भी होती हैं। ये क्या कराती हैं कि एपोप्टोसिस को इनहिबिट करती हैं। अब चूंकि एपोप्टोसिस हमने करवानी है तो लिहाजा इनको एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्टिवेट हुए तो एपोप्टोसिस इनहिबिट हो जाएगी। तो ये जो एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर है ये इस एपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन्स को खुद इनहिबिट कर देता है और जिसकी वजह से इनका जो एपोप्टोसिस पे इनहिबिटरी इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब इनका इनहिबिटरी इफेक्ट ख़त्म हो गया और बाकी कैस्पेजेस एक्टिवेट हो गए, इनिशिएशन फिर एग्जीक्यूशनल और फिर आगे बाकी रिएक्शंस बिल्कुल सिमिलर हैं जो हमने एक्सट्रिंसिक पाथवे में पढ़े हैं।
ये वाला हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे था, मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे फिर कन्वर्ज हो जाते हैं ऑन अ कॉमन पाथवे। वो कहाँ पर कॉमन पाथवे में कन्वर्ज हो रहे हैं? इस लेवल पर। ये क्या स्टेज 9, वो क्या स्टेज 8, इस लेवल पर वो हो रहे हैं, सॉरी एग्जीक्यूशनल पे। उसके आगे वही रिएक्शंस हैं जो एक्सट्रिंसिक पाथवे में होते हैं। और एक्सट्रिंसिक बाकी वाले रिएक्शंस आप एक्सट्रिंसिक पाथवे की वीडियो में देख लें तो उसी में समझ आ जाएंगे।